अगर आप भी थंबनेल देखकर इस वीडियो पर आए हैं तो इसका सीधा और साफ अर्थ ये है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज एंड टिप्स देने वाला हूं जिनसे आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में मोर देन 90% स्कोर कर पाएंगे। यस सर, यू विल अचीव दैट परसेंटेज डेफिनेटली। सो माय नेम इज विशाल सर एंड आई वार्मली वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल विशाल कॉमर्स अकेडमी। और अभी हम मिड अक्टूबर में हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। राइट नाउ वी हैव अ क्रूशियल टाइम फॉर आवर स्टडी, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन। तो पहले मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजीज देने वाला हूं कि आप लोगों के पास में जो ये 3 महीने 3.5 महीने जो भी आपके पास हैं, इसमें आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और जिससे कि आप लोग अपने परसेंटेज को एनहांस कर पाएँ, आप अपनी परसेंटेज को बहुत अच्छा बना पाएँ अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आपकी जो पहली स्ट्रेटेजी होने वाली है सर, वो होने वाली है कि भाई आपको अपने स्टडी को प्लान करना होगा। प्लान योर स्टडी और प्रिपेयर योर टाइम टेबल इफेक्टिवली। देखिए, आप बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ते हैं कि भाई जो बिजनेस मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा कि एक मैनेजमेंट जो इफेक्टिव होता है वो होता है उसकी प्लानिंग से। जो प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का वो क्या होता है? प्लानिंग। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने प्लानिंग अच्छे से करी है तो वो उसकी पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हो जाती हैं कि उसका एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो आपको भी अपनी स्टडी को प्लान करना होगा। और अगर अभी तक आपने अपना टाइम टेबल, अपना स्टडी प्लान नहीं बनाया है तो मैंने आप लोगों के लिए स्टडी प्लान दिया था। वो वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूंगा। आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं और अपने टाइम टेबल को उस मेरे स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग आप फॉलो कर सकते हैं और चाहे तो आप उसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं एज पर योर सिचुएशन, एज पर योर सर्कमस्टांसेस। राइट, चलिए जी, सेकंड स्ट्रेटेजी होने वाली है हमारी क्या? वेटेज वाइज स्टडी। जी सर, अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि आप फुल फ्लैश सिलेबस को वन बाय वन करते चले जाएं। वो टाइम अब निकल चुका है। अभी आपके पास बहुत कम टाइम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है आपका। तो आपको चैप्टर वाइज देखना होगा कि भाई कौन सा चैप्टर एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला है और उसी हिसाब से आप अपने टाइम को उस चैप्टर को दें, ताकि आप जो है ऐसा ना हो कि आपने 2 नंबर के चैप्टर के लिए आपने 2 दिन लगा दिए, 4 दिन लगा दिए और पता चला कि आपके पास जो 8 नंबर का चैप्टर आने वाला था या 10 नंबर का जो चैप्टर आने वाला था उसके लिए आपके पास टाइम कम पड़ जाए। तो आपको वेटेज वाइज स्टडी आपको करना पड़ेगा। और अगर आप अकाउंटेंसी के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं अकाउंटेंसी पढ़ाता हूं बेसिकली, तो अकाउंटेंसी के लिए मैंने आपको सीबीएसई का सैंपल पेपर पूरा एनालाइज करके दे रखा है। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि भाई किस तरीके से हमारा जो पेपर है वो आने वाला है अकाउंटेंसी का, किस किस चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स का आने वाला है वो भी हम बता चुके हैं। और अगर आप अभी तक वो समझ नहीं पाए हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं जल्दी ही कोशिश करूंगा कि वेटेज वाइज जो चैप्टर्स हैं उसके जो एनालिसिस है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का वो मैं आपको दे सकूं। तो अगर आप चाहते हैं वेटेज वाइज स्टडी और वेटेज वाइज चैप्टर, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है, कितने दिन में हमें वो कवर अप कर लेना चाहिए, रिवीजन और सेल्फ असेसमेंट वगैरह सब कुछ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्ट्रेटेजी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी होने वाली है अपनी गिव मैक्सिमम टाइम टू रिवीजन। देखिए, ये टाइम जो है आपका बहुत क्रूशियल है। और आपको मैं बता दूं कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच जो डिफरेंस होता है, जो गैप होता है, वो होता है रिवीजन का। जो एवरेज स्टूडेंट जो होता है वो सिलेबस कंप्लीट कर लेता है, रिवीजन 1 या 2 बार ही कर पाता है या मैक्सिमम 1 बार ही कर पाता है। 1 बार उसने रिवीजन किया और उसको लगता है कि भाई मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, एग्जामिनेशन हॉल पहुंच गए जी पेपर देने के लिए। और ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें टॉपर की, तो वो सिलेबस खत्म किया और मल्टीपल टाइम्स वो रिवीजन करता है, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार वो रिवाइज करता है चीज़ों को, बार बार रिवीजन करता है और फिर वो एग्जामिनेशन हॉल पहुंचता है। जब दोनों एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं तो एक ने अटेम्प्ट किया होता है मुश्किल से 40 मार्क्स का और एक पूरा का पूरा 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आता है उसी गिवन पीरियड में, उसी गिवन टाइम में। दोनों के पास टाइम सेम था, सिलेबस सेम था, एग्जाम पैटर्न सेम था, लेकिन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल अलग आ जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा गैप आ जाएगा। तो जो गैप आया वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से आया, रिवीजन की वजह से। तो आपको मैक्सिमम टाइम जो देना है वो अपने रिवीजन को देना है। तो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है हम लोगों की? प्रिपेयर समरी नोट्स टू एवरी टॉपिक। आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है, जो भी टॉपिक आपने रिवाइज किया है, आप अपने वर्ड्स में उसको समरी तैयार कीजिए, उसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए।
छोटे से छोटे शब्द में आप उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, आपके माइंड और आपके हाथ का जो कनेक्टिविटी है ना वो इंप्रूव होने लगी, वो एनहांस होने लगेगी। उससे होगा क्या, उससे एक्यूरेसी आएगी, आपकी राइटिंग स्किल बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, ताकि आपका पेपर अटेम्प्ट हो पाए, ताकि आप एक्यूरेसी के साथ लिख पाएं, स्पेलिंग मिस्टेक कम से कम हो, और आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी आप देखेंगे कि दिन बाय दिन आप उसको सुधार ही देखेंगे अपनी प्रेजेंटेशन में। और ये सारे के सारे की फैक्टर्स होते हैं कि आपके एग्जाम में जो मार्क्स हैं वो 90 से अबव आने वाले हैं या 50 से कम आने वाले हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है हमारी, गिव इंपॉर्टेंस टू एवरी सब्जेक्ट। देखिए कई लोगों के साथ में, कई बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स तो बहुत अच्छे लगते हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन तो सब्जेक्ट का बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थ्योरी वो पढ़ना पसंद नहीं करते। वो सोचते हैं कि जब एग्जाम आएगा तो एग्जाम से 3-4 दिन पहले हम रट्टा लगा लेंगे और उसके बाद हम एग्जामिनेशन हॉल पहुंच जाएंगे। लेकिन अब रट्टा लगाने वाला जो पीरियड था वो निकल चुका है। आपको पता है कि आपके एमसीक्यू आने वाले हैं, और एमसीक्यू कभी भी रट्टा लगाने वाला बच्चा जो है वो 100% वो रिजल्ट नहीं ला पाएगा एमसीक्यू क्वेश्चंस में। तो अगर एमसीक्यू आपको अटेम्प्ट करने तो आपका कंसेप्ट क्लियरिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो थ्योरी को भी आप उतनी ही वेटेज दें जितनी आप प्रैक्टिकल को दे रहे हैं, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी उतनी ही वेटेज दें, इंपॉर्टेंस दें जितना कि आप अपने मेन सब्जेक्ट्स को दे रहे हैं। चाहे इंग्लिश की बात करें आप, चाहे फिर फिजिकल की बात करें, चाहे मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स या फिर अकाउंटेंसी की बात करें, हर एक सब्जेक्ट का अपना एक रोल है। और आपके जो आप टारगेट अचीव कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे नीचे बता दीजिएगा कि आपका टारगेट क्या है, कि आपके एग्जाम में कितने परसेंटेज आने वाली है, कितना परसेंट आपने टारगेट रखा हुआ है अपने लिए, परसेंटेज जो आप लाने वाले हैं। तो उसमें जो होगा वो सारे ही सब्जेक्ट मिलकर के लाएंगे ना, वो ओवरऑल परसेंटेज होती है। अगर क्या हो 90% आप लेकर के आ जाएं ओवरऑल, और पता चले कि एक किसी सब्जेक्ट में आपका री आ जाए या फिर आपका जो है वो अटेम्प्ट लग जाए, तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए सारे सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस दीजिए और सारे ही सब्जेक्ट्स को आप लेकर के चलिए। हाँ, किसी ना किसी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको ज़्यादा पढ़ें, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी आप बराबर लेकर के चलें, ताकि उनमें भी आप परसेंटेज जो है वो डेवलप कर पाएँ, उनमें भी स्कोर कर पाएँ, आप उनमें भी पास हो पाएँ। चलिए जी, ये थी हमारी स्ट्रेटेजीज। और अब हम बात करते हैं टिप्स के ऊपर, कि मेरी तरफ से आप लोगों के लिए क्या टिप्स होने वाली हैं नेक्स्ट आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो टिप्स की बात करते हैं। पहली टिप होने वाली है आप लोगों के लिए, डू नॉट कंपेयर योर सिटिंग कैपेसिटी विद एनीवन। देखिए हर किसी बच्चे का अपना एक पोटेंशियल होता है, एक कैपेबिलिटी होती है कि वो 3 घंटे पढ़ सकता है एक सिटिंग में, या 4 घंटे पढ़ सकता है, या किसी की हो सकता है कि वो 1 घंटे ही पढ़ पाए। तो आप अपनी सिटिंग कैपेसिटी को किसी दूसरे से कंपैरिजन बिल्कुल ना करें। आपका कंपैरिजन आपसे है, आपका कंपटीशन आपसे है, तो आप अपने ऊपर एनालाइज कीजिए कि भाई मैं 1 घंटे अगर मैं बैठ रहा हूं पढ़ने के लिए, उस 1 घंटे में से मैं प्रोडक्टिव आउटपुट कितना ले पा रहा हूं। तो आपकी सिटिंग कैपेसिटी जो है वो मैटर नहीं करती, आपकी जो प्रोडक्टिव जो पीरियड निकलने वाला है उसमें से जो आउटपुट निकलने वाला है वो मैटर करता है। तो अपनी जो सिटिंग कैपेसिटी है वो दूसरे से कंपैरिजन ना करें। दूसरी टिप आपके लिए है कि देखिए अभी ना डॉक्टर्स की तरह हमें भी प्रिस्क्रिप्शन देना पड़ रहा है, सभी टीचर्स को देना पड़ रहा है कि भाई सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहें, स्पेशली शॉर्ट्स वीडियोस जो होती हैं। हम क्या करते हैं, शॉर्ट्स वीडियोस क्या होती हैं कि भाई 15 सेकंड या 20 सेकंड की तो है, और उसे स्क्रॉल डाउन करते हुए देखते चले जाते हैं। कंपाउंडिंग होते होते वो कब 2 घंटे या 3 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है, और वो सिर्फ और सिर्फ हमारा वेस्ट ऑफ टाइम है। सिर्फ हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उस पर। 2 से 3 घंटे हम शॉर्ट्स देखने में सोशल मीडिया पे हम वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर प्रोडक्टिव आपका कहाँ से निकलेगा। तो अभी फिलहाल के लिए सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहें, जितना हो सकता है अपनी पढ़ाई को आप इंपॉर्टेंस दें। टिप नंबर 3, डोंट वर्क फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वर्क फॉर द प्रोडक्टिव पीरियड ऑफ टाइम। देखिए आप जब पढ़ने बैठ रहे हैं तो दिन में आप 4 घंटे 6 घंटे या आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं, जितने भी घंटे आप पढ़ रहे हैं, तो वो जो लॉन्ग पीरियड आप उसको मत देखिए कि आज तो भाई मैं 6 घंटे पढ़ा, आज तो मैं 4 घंटे पढ़ा। नहीं,
आप ये देखिए कि उस 4 घंटे में से आपने प्रोडक्टिव आउटपुट कितना लिया, आपने प्रोडक्टिव टाइम कितना आपने स्टडी को दिया। देखिए बैठने से कुछ नहीं होगा दोस्त, आप पेजेस को पलटे जा रहे हैं, आप सिर्फ बुक्स को इधर उधर कर रहे हैं, सिर्फ लिख रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। अगर आप 6 घंटे भी बैठ गए और आपने अपना प्रोडक्टिव नहीं लिया आउटपुट को, तो फिर क्या फ़ायदा। तो आपका प्रोडक्टिव जो टाइम है वो क्रूशियल होने वाला है, और वही आपका एक की फैक्टर जो होगा वो बनेगा आगे जाकर के आपके एग्जाम में। तो आप बहुत लंबे समय तक के लिए देखें ना कि भाई हम 4 घंटे 6 घंटे पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात हो गई, नहीं। आप प्रोडक्टिव देखें कि प्रोडक्टिव कितना पढ़ रहे हैं। ओवरऑल कहने वाली बात यह है, वेस्ट ना करें अपने टाइम को सोशल मीडिया पे या फिर बुक्स में, वेस्ट ना करें। वेस्टेज ऑफ टाइम तो कहीं भी हो सकता है ना, खाली बैठ करके भी हो सकता है, किताबों के साथ बैठ करके भी हो सकता है, सोच कहीं और रहे हैं, किसी और का ख्याल दिलों में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है। तो अभी समय है आपकी पढ़ाई का, वो सब भी आएगा, समय आएगा, सब चीज़ों के लिए सब चीज़ें होंगी। चलिए जी, नेक्स्ट टिप होने वाली है आपकी सेल्फ असेसमेंट। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए। सेल्फ असेसमेंट आपका हर वीक, हर सप्ते आप अपने आप पर रिसर्च करें, आप अपने आप पर एनालाइज करें कि भाई मेरे अंदर खामियां क्या है, मेरे अंदर कमियां क्या है, मेरी प्रेजेंटेशन जो है वो कैसी होनी चाहिए पेपर में। आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, आप अपने एल्डर्स से कंसल्ट कर सकते हैं जिन्होंने बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हैं, या फिर आप अपने कोचिंग वाले भैया से भी कंसल्ट कर सकते हैं, सर से कंसल्ट कर सकते हैं कि भाई हमें बताइए सर कि ये जो हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, क्या ये प्रेजेंटेशन बोर्ड में मान्य है, क्या बोर्ड वाले जब चेक करेंगे इसको एग्जामिनर, तो क्या इस प्रेजेंटेशन से वो खुश हो पाएगा, क्या वो मुझे मार्क्स दे पाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी आप देखिए, और देखिए कि हम किस तरीके के वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं सेंटेंसेस में। आप ये सब काम करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको रिजल्ट देगा। तो सेल्फ असेसमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने ऊपर एनालाइज करना। ठीक है जी। नेक्स्ट टिप जो मैं आपको दूंगा वो है, जो मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट में एक और बड़ा फ़र्क होता है रिवीजन के अलावा, कि वो जो टॉपर स्टूडेंट है वो क्या करता है कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व ज़रूर करके जाता है, टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करके जाता है। तो आपको भी भाई क्या करना है, कुछ भी नहीं है, प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम पेपर्स हैं उनको डाउनलोड करना है, उनको देखना है कि भाई कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और उनकी प्रैक्टिस करनी है, आपको सॉल्व करना है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको लगेगा, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे ना, तब आपको लगेगा अरे यार ये पेपर तो मैंने घर पे भी सॉल्व किया था, यहाँ पर क्या दिक्कत आ गई, तो यहाँ पर भी तो बैठे हुए आराम से बैठ करके सॉल्व करोगे, आपको अपनी घर वाली फीलिंग आएगी, एग्जामिनेशन हॉल वाला जैसा कोई स्ट्रेस आपके दिमाग में नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत 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 ज़्यादा आपको ध्यान देना है इन सब चीज़ों पर। और मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो भाई कब करोगे यार, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अब टाइम ख़त्म हो चुका है, अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। और अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको परेशानी आ रही है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं अपने टीचर से, अपने ट्यूशन टीचर से, अपने एल्डर्स से, या मुझसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर नीचे है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, क्वेरीज ले सकते हैं। अकाउंटेंसी की क्लासेस तो लाइव चली रही हैं यूट्यूब पर, अकाउंटेंसी की जो तैयारी है वो मैं आपको करा ही रहा हूँ। तो आप मेरे से जुड़े रहें, बने रहें और पढ़ते रहें अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।